नमस्कार। 12 बजे 12 खबरें 12 ऐलान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवदीप जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऐलान से। किसानों के लिए गुड न्यूज निकल कर आ रही है। बढ़ सकती है सम्मान निधि की राशि, 6,000 की जगह आ सकते हैं 8,000 खाते में। आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। करोड़ों किसानों के लिए एक गुड न्यूज मिलने वाली है। 1 फरवरी 2023 को केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। सूचना मिल रही है कि 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, इस बात को याद रखिए। सरकार किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है। इधर जनवरी अंत तक 13वीं किस्त के 2,000 भी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना शेष है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत और आगामी चुनाव को देखते हुए बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। किसानों को 6,000 रुपए वर्तमान समय में दिए जा रहे हैं जो वार्षिक हैं, और इसकी जगह अगर 2,000 बढ़ते हैं तो 8,000 रुपए सालाना दिए जाने लगेंगे। इसका लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को कथित तौर पर भेदभाव वाला बताने के एक दिन बाद ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता ने, आपको बता दें, विगत दिन उनकी जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, महासभा के आगरा जिला प्रभारी सौरभ शर्मा ने कहा है, कोई भी साहसी व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट देता है तो उसे 51,000 रुपए का चेक बतौर इनामी राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाई है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने मौर्य के बयान के विरोध में सोमवार को आगरा में उनकी सांकेतिक अर्थी भी निकाली और पुतले को यमुना में फेंक दिया। अब बात कर लेते हैं, देश में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को लगातार कर्मचारी संगठन घेर रहे हैं। आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर चुके हैं। एनपीएस खत्म कराने और ओपीएस का फायदा दिलाने की यह लड़ाई 2024 से पहले लड़ी जाएगी। 21 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की नेशनल कन्वेंशन की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव किया जाएगा। एनजेसीए का दावा है कि उस घेराव में केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के लगभग 5 लाख एनपीएस कर्मचारी शामिल होंगे। इस बीच कर्मचारी संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में पदयात्राएं भी निकालेंगे। अगर केंद्र ने 2024 से पहले ओपीएस लागू करने, ओपीएस का मतलब है पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। अब जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस की हार्दिक बधाई दी है और सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज संकल्प लें। सीएम योगी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी उत्तर प्रदेश दिवस पर बधाई संदेश दिए है। आपको बता दें, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा सांसद विधायक अपने क्षेत्र के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने भी कहा है, लखनऊ आधुनिक नगरीय विकास का मानक बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में उद्योग लगाने के लिए बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं। सोमवार को सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के सांसद और विधायक की बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक के दौरान सीएम संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने तीनों जनपदों के सांसदों, विधायकों से उनके क्षेत्र की आवश्यक विकास और समस्याओं के निस्तारण पर बातचीत की और कहा है कि जनप्रतिनिधियों को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर उन्हें गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए सांसदों को 5 करोड़ और विधायकों को 3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, आधार यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आधार यूजर्स की सिक्योरिटी को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें, उदय यानी कि UIDAI ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर यूनिट को कहा है कि वेरिफिकेशन से पहले संबंधित लोगों को पूरी बात समझाकर उनसे सहमति लेना आवश्यक होगा। यह सहमति कागज पर, लिखित में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ली जा सकती है। साथ ही उनसे यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि जो डेटा लोगों से लिए जाए वे उससे अच्छी तरह से अवगत हो और साथ ही आधार वेरिफिकेशन की जरूरत को भी समझे।
उदय ने विज्ञप्ति में कहा है कि उक्त समयावधि की समाप्ति के बाद जो चीजें हटाने की जरूरत है उन्हें अधिनियम के अनुसार किया जाए। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि सत्यापन करने वाली इकाइयों को लोगों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें संबंधित लोगों को आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है काफी इस समय चर्चाओं में है। जानकारी मिल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जो है नागपुर में एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी, जिसके बाद लगातार कई साधु संत और नेता उनके समर्थन में आ गए। इसी बीच खबर आ रही है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार को छतरपुर में धमकी मिली है। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने छतरपुर के बमीठा थाने में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि लोकेश गर्ग को फोन पर धमकी दी गई है कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं एफआईआर के तौर पर कॉपी। दरअसल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने किसी पादरी को एक्सपोज नहीं किया। मेरे साथ देश की 40 करोड़ जनता है, किसी को आपत्ति है तो उसका स्वागत है, बागेश्वर धाम में आकर बात करे। और इसी के साथ ही तमाम प्रकार की बयानबाजी को कारण जो है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस समय सुर्खियों में है। अब बात कर लेते हैं, केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी किया है। रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसमें कहा गया है कि कई मामलों में बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2023 से पहले ऐसा करने की जरूरत के बारे में सूचित नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा जमा लॉकरों के लिए समझौते के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक यह समय सीमा घोषित की गई है। अब आपको बता देते बसंत पंचमी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही। बसंत पंचमी पर विद्या ज्ञान एवं कला की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर मां सरस्वती की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस विशेष दिन में से जो है शैक्षिक कार्य अथवा कला के क्षेत्र से जुड़े किसी भी कार्य को शुरू करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। इस वर्ष बसंत पंचमी पर्व जो है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। अब इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण में ब्रह्मास्त्र साबित हुआ कोविन ऐप। जी हाँ, कोविन ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कोविन ऐप की कामयाबी को अब सरकार दूसरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी जो है भुनाएगी। इसके लिए यूबिन ऐप भी तैयार हो रहा है। अब यूबिन ऐप किस तरीके से काम करेगा उसको समझते हैं। इस ऐप के तहत जच्चा बच्चा या फिर अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों के वैक्सीनेशन में अस्पताल, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर टीकाकरण की हर तारीख का अलर्ट जो है मरीज को मिलेगा। ऐसे में टीके की तारीख या दिन भूलने की चिंता भी दूर हो जाएगी। यह पूरी तरह कोविड-19 वैक्सीनेशन में सफल कोविन की तरह ही होगा। इसकी लॉन्चिंग 11 जनवरी को देश के 65 जनपदों में हुई थी। सूत्रों के अनुसार यूबिन हर तरह के टीके लेने वालों की जानकारी रखने का एकमात्र केंद्र होगा। इसमें जो है टीका लगवाने वालों की जानकारी के साथ ही अस्पताल समय समेत सारी जानकारियां बस एक क्लिक में मिल जाएंगी। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में डॉक्टरों को जच्चा बच्चा का सारा रिकॉर्ड भी जो है तुरंत मिल पाएगा। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं और डिलीवरी के बाद उनके बच्चों का निःशुल्क डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी होगा। कहीं ना कहीं सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है और उसी के तर्ज पर यह एक पहल है। अब बात कर लेते हैं, राहुल गांधी ने शादी में देरी होने की वजह बता दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी शादी में देरी होने की वजह उनके माता पिता ही है। राहुल ने एक यूट्यूब चैनल को जो है इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनके माता पिता यानी कि राजीव सोनिया की जोड़ी इतनी बेहतरीन थी कि उन्होंने प्यार का एक हाई लेवल सेट कर दिया, जिसके चलते कोई लड़की जल्दी पसंद नहीं आती। आपको बता दें 52 साल के जो है पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वे शादी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता राजीव और सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा है कि भाई एक कारण है कि मेरे माता पिता की शादी बहुत अच्छी रही थी और वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वे भी अब उसी खोज में हैं। यानी कि शादी तो करेंगे लेकिन खोज पूरी नहीं हो पा रही है। अब बात कर लेते हैं, गुजरात के तापी जनपद की स्थानीय अदालत ने एक बड़ा फैसला किया है। कहा है कि गाय विलुप्त हुई तो ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है नहीं बचेगा। मोहम्मद आमीन आरिफ अंजुम को 16 से अधिक गायों की तस्करी के आरोप में जुलाई 2020 से महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया था। तापी की स्थानीय अदालत के सत्र न्यायाधीश एसबी व्यास ने गौ तस्करी के मामले की सुनवाई के दौरान संस्कृत के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा है कि अगर गाय विलुप्त हुई तो ब्रह्मांड का अस्तित्व भी जो है समाप्त हो जाएगा। वेद की 6 शाखाओं की उत्पत्ति जो है गायों के कारण हुई है। 2 श्लोक के जरिए जज ने बताया कि जहां गाय सुखी रहती है वहां धन और संपत्ति प्राप्त होती है, जहां गाय दुखी रहती है वहां धन और संपत्ति गायब हो जाती है।
जज ने यह भी कहा है कि गाय में करोड़ों पवित्र स्थानों का वास है। जिस दिन गाय के रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, पृथ्वी की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लोग गौरक्षा और गौ पालन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन उसे अमल नहीं करते हैं। विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते। गौमूत्र से कई बीमारियां गंभीर बीमारियां वो भी ठीक हो जाती है। तो एक बड़ा बयान जज का निकल कर आया। क्या लगातार बने रही, कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर काम का और अपडेट आपको इस तरीके से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।